नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। आप जेके बायोलॉजी क्लास को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। और मैं आज आपको सी लिगेंस एक्सिस फॉर्मेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि पिछले वीडियो में हमने देखा था सी लिगेंस का वल्वा फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज हम लोग सी लिगेंस एक्सिस फॉर्मेशन कैसे इंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल जो फॉर्मेशन होता है कैसे डिसाइड होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे ही पहले अगर कोई एग है और अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो उसमें कोई भी पोलिटी डिसाइड नहीं होता है। पोलिटी डिसाइड करने का पहला स्टेप है स्पर्म एंट्री डिफाइन पोस्टीरियर पोलिटी। क्या मतलब है कि अगर स्पर्म का एंट्री होगा एग में, तो वो डिफाइन करेगा पोस्टीरियर पोलिटी को। जैसे ये हमने देखा क्या कि स्पर्म का एंट्री हुआ और स्पर्म का ये न्यूक्लियस है। तो जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस और साथ साथ आप पाएंगे कि इसमें औरों से थोड़ा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, स्पर्म डोनेट करता है सेंट्रोजोम्स। आप देख सकते हैं कि सेंट्रोजोम्स इस रीजन में डोनेट किसके द्वारा किया जाता है, स्पर्म के द्वारा किया जाता है। साथ साथ आप पाएंगे कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई है ना, सारे अदर कंपोनेंट जो कि पार पार वन पी ग्रेनुअल्स के नाम से जाने जाते हैं, वो बिल्कुल एक पोस्टीरियर एंड की ओर मूव कर जाते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि पी ग्रेनुअल्स हैं क्या। पी ग्रेनुअल्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ आरएनए और प्रोटीन है। काफी तरह के आरएनए पार वन पार टू इस तरह के हेट्रोजीनियस मिक्सचर और प्रोटीन है जो कि एग में थ्रू आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इनका काम क्या है, आरएनए मेटाबॉलिज्म काम, पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में काफी इन्वॉल्व होते हैं। और ये सीएसआईआर में पूछा भी गया है कि पी ग्रेनुल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जैसे ही, और एक और चीज है कि इनका फेट क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। फेट मतलब फ्यूचर में पी ग्रेनुल्स का क्या होता है। तो ये इनिशियली क्या होते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये पोस्टीरियर एंड की ओर चले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म एंट्री के बाद ये सारे जो हैं पोस्टीरियर एंड की ओर मूव कर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सारे जो पी ग्रेन्यूल्स के जो आरएनए है, प्रोटीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, जो कि पोस्टीरियर एंड की ओर चले आते हैं। साथ साथ आप ये भी पाइएगा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्टीरियर एंड पर चले गए और इंटीरियर एंड पर कोई भी पार वन और पार टू या पी ग्रेन्यूल्स नहीं लोकलाइज होता है। और बाद में ये जो पी ग्रेन्यूल्स हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए ग्रेन्यूल्स स्पेसिफिक टू जर्म लाइन, तो ये जो पोस्टीरियर एंड पे मौजूद रहते हैं, फर्दर ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, जो जर्म लाइंस हैं, ये बिल्कुल ये जर्म लाइंस में चले जाते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कैसे इंटीरियर और पोस्टीरियर पोलिटी डिसाइड होता है। जैसे ही स्पर्म का एंट्री हुआ, आप पाएंगे कि वो पोस्टीरियर एंड के लिए डिफाइन हो गया। तो स्पर्म एंट्री के पहले एग में कोई भी इंटीरियर पोस्टीरियर का फेट डिसाइड नहीं होता है। जैसे ही स्पर्म का एंट्री हो गया, डिवीजन मतलब पोस्टीरियर एंड का फेट डिसाइड हो गया। आगे क्या है, आप देखेंगे कि जैसे ही अगर फर्स्ट क्लीवेज हो, और वो क्लीवेज के बाद देखते हैं कि एसिमेट्रिक डिवीजन है, तो एक सेल ए बी बना और दूसरा P1 बना। और आप देख सकते हैं कि सारे जो पी ग्रेन्यूल्स है पी सेल्स में चले गए, और इसको हम लोग स्टेम सेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आइए आगे देखते हैं कि क्या इसका फ्यूचर है दोनों सेल का। अब क्या होता है कि दूसरा क्लीवेज, अभी तक हमने ए और बी P1 सेल देखा, और ये दोनों का सेकेंड क्लीवेज, अब दूसरा क्लीवेज होगा। तो देखते हैं कि ए बी सेल्स जो कि क्लीवेज हो के ए बी ए और ए बी पी सेल का निर्माण करते हैं। और जो दूसरा P1 सेल, जिसको हम लोग स्टेम सेल भी बोलते हैं, और इसमें ग्रेनुल्स मौजूद होते हैं जो कि P2 और EMS का निर्माण करते हैं। P2 में ग्रेनुल्स जो भी आरएनए मौजूद रहते हैं और फादर ट्रांसफर होते जाते हैं, इसके बारे में हम बाद में भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ हमने देखा क्या कि AB सेल्स दो सेल्स में ट्रांसफॉर्म हुए।
और P1 सेल डिवाइड होके P2 और EMS सेल में बने, जहां पर इन तीनों सेल्स को हम लोग फाउंडर सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ABA और ABP और EMS को हम फाउंडर सेल्स के नाम से जानते हैं। फर्दर बाद में जैसे ही सेल का डिवीजन हुआ, जो फाउंडर सेल्स हैं ABA, ABP और EMS, ये सेल होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज करते हैं। आगे सेल डिवाइड होते जाते हैं और इनकी नंबर बढ़ते जाती है। साथ साथ जबकि P2 होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज करते हैं और ग्रेन्यूल्स जो भी हैं स्टेम सेल या जर्म सेल में ही मौजूद रहते हैं। आगे की कहानी है कि डोर्सल और वेंट्रल पोलरिटी कैसे होता है डिसाइड। तो ये डोर्सल और वेंट्रल पोलरिटी डिसाइड होता है फाउंडर सेल। कौन से फाउंडर सेल? एबीपी सेल्स और ईएमएस सेल्स। तो ईएमएस सेल्स जनरली वेंट्रल पोलरिटी को डिसाइड करते हैं, जबकि एबीपी सेल डोर्सल पोलरिटी को डिसाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेकेंड क्लीवेज के बाद ऑलमोस्ट फेट डिसाइड होने लगता है कौन डोर्सल सेल्स में जाएगा और कौन वेंट्रल सेल्स में जो मौजूद है उनका निर्माण करेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि पहले मैंने बताया था कि जाइगोट है और जाइगोट से एबी सेल बना और P1 सेल बना। यह काफी महत्वपूर्ण है और फ्रीक्वेंटली यहाँ से सवाल पूछा जाता है। एबी सेल्स, जिसको हम फाउंडर सेल्स के भी नाम से जानते हैं, और पी सेल को हम लोग स्टेम सेल्स के नाम से जानते हैं, तो इस सेल का फर्दर क्लीवेज होने के लिए ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, मतलब इसके लिए कोई भी अदर एडिशनल सोर्स की या कोई भी सिग्नलिंग इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। जबकि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, मतलब एबी फाउंडर सेल्स को फर्दर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और ये डिफरेंट कंडीशन के अनुसार अपने आप को चीजों को बदलाव करते हैं और सेल्स का फेट डिसाइड करते हैं। और इस तरीके से आप पाएंगे कि एबी सेल्स एबीए और एबीपी सेल्स में निर्माण होता है और एबीपी सेल्स एबीपीएल एबीपीआर सेल्स में निर्माण होता है। और ये सेल्स बॉडी के न्यूरॉन्स में काम करते हैं। ये बॉडी न्यूरॉन्स और एक्सटर्नल सिक्रेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं और ये मसल्स और न्यूरॉन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि P1 सेल्स जो कि EMS और P2 ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ध्यान रखना इस बात को, काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो EMS सेल को भी हम लोग फाउंडर सेल के नाम से जानते हैं और अगर ये क्या करे, क्लीवेज करे, तो एमएस सेल और ई सेल्स बनता है, जिसमें हम पाएंगे कि इसमें क्या है, इंटेस्टाइन्स ओनली निर्माण करते हैं और जबकि ये मसल सेल्स बड़ी मसल्स का निर्माण करते हैं। साथ साथ आप ये भी पाएंगे कि जो पी सेल्स हैं फर्दर डिवाइड होकर P3 P4 जर्म लाइन ओनली, और जो भी ग्रेनुल्स जो आपने पढ़ा था पी ग्रेनुल्स की नाम, ये बिल्कुल P1 P2 P4 और P4 में इसी तरीके से आगे ट्रांसफर होते हुए जाते हैं। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। यह सवाल CSIR नेट में 2018 में पूछा गया है और क्या पूछा गया देखते हैं। जाइगोट है सी लिगेंस का जो रोटेशनल क्लीवेज करता है और फर्स्ट टू ब्लास्टोमर्स P1 एंड AB एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड एंड फॉलोइंग आउटकम में बी पॉसिबल। कौन कौन से पॉसिबल आउटकम होते हैं, इस तरीके के बारे में हमने देखा भी था और हमने समझा भी था कि क्या क्या हो सकते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं तो आप पाएंगे क्या कि आप P1 cells isolated generate cell would be normally make showing autonomous condition, autonomous specification। बिल्कुल सही है, P cells के बारे में पहले ही बताया था। आप देख सकते हैं कि P cells के बारे में autonomous condition की बात की गई है। ठीक उसी तरीके से अगर AB cells की बात करें तो AB cells के लिए बात करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई आपका जो अगर सही करने की बात करें, ठीक है, तो आपका कौन सा सही होगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये सही है और साथ साथ ये से सही है। जबकि ये P1 सेल आइसोलेशन वुड बी नॉर्मली मेक शोइंग कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और ये भी सेल्स जो जनरेट फ्रैक्शन वुड बी मेक ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ये भी सेल्स बिल्कुल सही नहीं। ए बी के लिए क्या चाहिए, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ये सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर ए और सी होगा जो कि बिल्कुल सही है। आगे हम लोग देखते हैं, एक और सवाल है, सेलेक्ट ए सेलुलर बॉडी विथ नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूक्लियर बॉडी। अच्छा चीज है, अच्छा सवाल है।
न्यूक्लियर बॉडी का कौन पार्ट नहीं है। हम लोग काफी समय से देखे थे कि पी ग्रेनुअल्स जो है न्यूक्लियर बॉडी का पार्ट नहीं है। बाकी न्यूक्लियस, कजाल बॉडी और इंटरक्रोमेटिन ग्रेनुल्स क्लस्टर ये सब न्यूक्लियर बॉडी का पार्ट है। और पी ग्रेनुल्स हैं क्या, आप देखे थे कि पी ग्रेनुल्स बेसिकली क्या है, आरएनए और प्रोटीन का मिक्सचर है। और साथ साथ में इनका उपयोग क्या होता है, ये बिल्कुल पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में मदद करते हैं। कौन से प्रोटीन का एक्सप्रेशन कितना लेवल होना है, यही इनका काम है। और अल्टीमेटली ये ट्रांसफर हो जाते हैं जर्म लाइंस में, और फर्दर जर्म लाइन से फिर ये ट्रांसफर नए ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो की आपको सूचना तुरंत प्राप्त होगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।